अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया। पीडीएम का जलसा जैसे जैसे करीब आ रहा है लाहौर का, वैसे वैसे हुकूमत की जानिब से और पीडीएम की जानिब से बयानबाजी में बहुत तेज़ी आ गई। आज तो फवाद चौधरी भी सामने आए। उन्होंने बड़े वाज़े तौर पर कहा कि हुकूमत को और ओपोजिशन को दोनों को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ से एक इजलास होल्ड किया। उस इजलास के बाद उन्होंने सहाफ़ियों से भी मुलाकात की और फिर वज़ीर-ए-आज़म ने यह बड़े वाज़े तौर पर कहा कि अगर असम्बलीज़ में इस्तीफ़े आ जाते हैं तो मैं फ़ौरी तौर पर इलेक्शन करवा दूंगा। और क्या ये सब कुछ इतना आसान होने जा रहा है या फिर हुकूमत के लिए एक साइड से मुश्किलात और फिर दूसरी तरफ अपोजिशन पर भी किसी किस्म का कोई प्रेशर दिखाई दे रहा है इस्तीफ़ों के हवाले से? चूँकि अपोजिशन सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तक महदूद नहीं है, वहाँ पर 11 जमातों का एक गठजोड़ है जिसकी वजह से तमाम तर जमातों का एक अपना अपना मौक़िफ़ है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मौलाना फजल रहमान ने, उससे बहुत कुछ वाज़े हुआ। वहाँ पर मरीम नवाज़ ने कोई बात नहीं की, उन्होंने, और बिलावल भुट्टो भी थे, उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि जो कुछ मौलाना साहब कह गए हैं वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से एक वाज़े बात है, उस पर और कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब जलसा होने जा रहा है। दूसरी तरफ पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी है। कुछ FIRs कटी हैं रहनुमाओं के ख़िलाफ़ भी, कारकुनान के ख़िलाफ़ भी, जो रैलियाँ निकाली जा रही हैं। लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी की भी बात हो रही है। कोरोना की वबा के दौरान इन जलसों को रोकने का कहा जा रहा है और उसके लिए गवर्नमेंट वाज़े तौर पर एक स्टांस पर मौजूद है जो ये कह रही है कि कोरोना की वजह से इन जलसों से आवाम को दूर रखा जाए। लेकिन आवाम भी चूँकि खुद निकल रही है, जो कारकुनान है वो भी इसी मुल्क के शहरी हैं। ये मामला जा किस तरफ रहा है और जैसे जैसे ये जलसा करीब आ रहा है, क्या कुछ सिचुएशन तब्दील हो सकेगी जलसे की, या फिर जलसा अपनी जगह अटल है, इस्तीफ़ों वाला ऑप्शन अटल है, लॉन्ग मार्च का ऑप्शन जो पीडीएम वाज़े तौर पर कह रही है वो अटल है? उसके क्या नताइज निकलने वाले हैं और गवर्नमेंट के लिए जो चैलेंजेस है उस पर हम गुज़िश्ता रोज़ भी बात की, आज भी करके देखेंगे। कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। कामरान मुर्तज़ा साहब JUI फे से उनका ताल्लुक। नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक। तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया, तीनों रहनुमाओं ने हमें ज्वाइन किया है। कैसर साहब, सर जलसे की तारीख करीब आती जा रही है, बड़ी बयानबाजी में तेज़ी आ रही है। मरीम नवाज़ भी बहुत फ्रंट फुट पर हैं, मौलाना फजल रहमान भी फ्रंट फुट पर हैं, अब तो पीपल्स पार्टी भी फ्रंट फुट पे है। दूसरी तरफ हुकूमत ने भी कुछ इक़दामात करना शुरू कर रखे हैं इस जलसे के हवाले से। सर क्या होने जा रहा है पीडीएम के? पहले ज़रा जो गुज़िश्ता रोज़ इजलास था उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या हासिल हसूल हुआ उस इजलास का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसलान, देखिए, जो हालात जा रहे हैं वो एक दूसरे से कशमकश के जा रहे हैं और टसल दिन ब दिन टसल बढ़ रही है, टेम्पो बढ़ रहा है दोनों तरफ से। और इन हालात में अगर फवाद चौधरी साहब ने ये बात की तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ जब वो कह रहे हैं कि दोनों साइडों को एक कदम पीछे जाना चाहिए। देखिए, मुल्क के हालात ऐसे नहीं हैं। मैं समझ रहा हूँ इकानमी को, और मैं आम लोगों, क्योंकि जब मैं जाता हूँ अपने हलकों में तो मुझे एहसास है कि लोगों की सूरत हाल क्या है, लोगों की पोजीशन क्या है। जो बेरोज़गारी, मैं सबसे पहले तो मैं जब मोटरवे से उतरता हूँ तो मेरी सड़क जो है वो बिल्कुल चनियोट की वाली सड़क, फैसलाबाद से चनियोट, वो इतनी टूटी फूटी, और रोज़ एक्सीडेंट होते हैं। और जब एक्सीडेंट होते हैं तो लोग मेरे ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं कि हम आपको 28 साल से वोट दे रहे हैं और आपने ये एक सड़क तक नहीं बनवाई। क्या करें, हमारे पास वसाइल, देखें ना, हुकूमतें कर क्या रही हैं। हुकूमतें आम आदमी का तो ख्याल कर नहीं रही। जो महंगाई हो गई, हमारा मुल्क पीछे रह गया। अब बताइए मुझे कि इन्होंने जो वादे किए थे कि रेवेन्यू जो है हम डबल कर देंगे, 4000 अरब से 8000 अरब कर देंगे, और ये इन्होंने कहा था कि हम 1 करोड़ बंदों को नौकरियां देंगे। अब मुझे बताइए कि वो ख़त्म हो गई पीछे, और ये आपस में टसल जा रही है। और ये कोरोना के हालात में जो जिस तरह तेज़ी से पूरी दुनिया में कोरोना फैला है, और अल्लाह के फजल से अभी तक हमारे यहाँ बेहतर था, हम इन हालात से और अपने आप को दोनों तरफ से जो जलसे हो रहे हैं और जिस तरह रैलियाँ निकली हैं, पहले PTI की तरफ से और अब PDM की तरफ से, तो हमें चाहिए कि हम सब को कोई ऐसे लोग होने चाहिए, कोई इदारे होने चाहिए, कोई बैठ के तो इस मुल्क में कोई बेहतरी की बात करे ना। ये तो ठीक है कि टसल अपनी, ये अगर इस तरह होगा जलसा तो भरपूर होगा, बहुत ज़बरदस्त जलसा होगा। और जलसा इस वजह से हो रहा है कि हुकूमत रोज़ खुद ललकार रही है। कह रहे इमरान खान साहब को तो अंदाज़ा ही नहीं है ना कि प्राइम मिनिस्टर बन गए, पता नहीं किस तरह प्राइम मिनिस्टर बने। वो खुद कह रहे थे कि हम कंटेनर देंगे, इनके पास तो बंदे ही नहीं आएंगे। अब उन्होंने देख लिया कि किस तरह बंदे आ रहे।
वो खुद अभी भी वो ललकार उनकी ख़त्म नहीं हो रही। जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने, चाहिए तो ये था कि मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ तब्दीली की बात की है, उन्होंने तब्दीली लाते, लेकिन हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया ना हमारे मुल्क में। मसलन मैं आपको फाइलर्स बताऊँ, ये पिछले साल जो लोगों ने टैक्स के रिटर्न भरे थे, आज डेट ख़त्म हो गई, तो अगर पिछले साल के रिटर्न थे 2.9 मिलियन यानी 29 लाख थे, तो इस साल वो अभी 20 लाख भी नहीं होंगे। 20 लाख यानी लोग पहले जो जिनकी आमदन थी वो आमदन ही नहीं रह गई। अच्छा, ये कहते हैं कि जी हालात बेहतर हो रहे हैं, इकानमी अच्छी हो रही है। अच्छा भाई, अगर इकानमी अच्छी हो रही है तो हमारे डिफेंस का बजट, फौज को कहते हैं कि हमारे साथ है, वो कहते हैं कि हम एक पेज पे हैं, तो फौज का, इंडिया का डिफेंस का बजट बढ़ रहा है और हमारा कम हो रहा है। हमने जो डिफेंस पिछला खर्चा किया 2018 में, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर उसकी दे दूं कि 2018 में जो खर्चा किया वो इंडिया का उस वक्त 6.25 गुना था पाकिस्तान से। आज इंडिया का 7 गुना हो गया। इंडिया का इस साल, पिछले साल 2019 में उनका 71 बिलियन डॉलर डिफेंस का खर्चा है और हमारा 10 बिलियन रह गया। हमारा पहले, एक साल पहले हमने दिया था 11.5 बिलियन, 11.5। मुझे समझ नहीं आती कि फौज इनके साथ कैसे रहेगी। ये कह रहे हैं एक पेज पे, इसलिए एक पेज पे है कि हर कुर्बानी फौज दे। डिफेंस कैसे मुकाबला करेंगे इंडिया से? अगर 7 गुना इंडिया हो गई है, जो पहले 6.25 गुना था उनका, एक साल में चले मैं हो गया इंडिया। कैसे साहब बजट की बात भी कर लेता हूं, चले मैं कर लेता हूं। मैं आपके दौरान मैं डिफेंस की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, आप समझे, बजट की नहीं बात कर रहा। मैं कह रहा हूं डिफेंस का जो खर्चा था, मैं एक्चुअल खर्चे की बात कर रहा हूं। हमारा डिफेंस भी खर्चा कम हो गया। हम इंडिया के मुकाबले में, ये कहते हैं इकानमी अच्छी हो रही है, ओ भाई कोई नजर आए ना, फाइलर हैं ना, कोई डिफेंस का बजट है ना, कोई डेवलपमेंट हो रही है ना, किसी के लिए कोई आप खर्च कर रहे हैं। महंगाई, कोई किसी को किसी किस्म का इंसेंटिव नहीं, कोई सब्सिडी नहीं दे रहे। गंदम है तो वो महंगी है, चीनी है तो वो महंगी है। मैं सब्सिडी पे तो बात कर लूंगा सर, सब्सिडी जहां देनी चाहिए वहां नहीं मिल रही। आप इस हद तक तो लोग भी कह रहे हैं कि जहां पर सब्सिडी देनी चाहिए वहां नहीं मिल रही। मैं कामरान मुर्तजा साहब से, कामरान साहब, अरसलान एक फिक्रा मेरा और बस, मैं ये कह रहा था कि हमारे वक्त में ना 325 अरब डॉलर का एक केक था, जो एक साल में घट के ना 280 अरब डॉलर रह गया है। अच्छा, लेकिन 280 अरब डॉलर का भी जो रह गया है ना, उसमें से बड़ा हिस्सा, बड़ा चंक तो अमीर के बाद, अमीर इस वक्त बड़ा बिजनेसमैन और बड़ा लैंडलॉर्ड बहुत खुश है, उसको तो नफ़े हो रहे हैं। लेकिन बाकी जो छोटा केक था ना, उसका वो जो बचा हुआ छोटा साइज़ है, वो सिर्फ 21.5 करोड़ के लिए वो रह गया। एक तो केक का साइज़ कम हो गया है और उस छोटे केक का भी बड़ा हिस्सा बिल्कुल ठीक है। मैं महंगाई पर बात करूंगा, डेफिनेटली इस पे बात होगी। कामरान साहब, सर मौलाना फजल रहमान साहब का स्टांस बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से? वो बड़ा वाज़ेह इशारे दे चुके हैं कि कोई किसी किस्म की मफाहमत, कोई किसी किस्म की बात, कोई किसी किस्म का डायलॉग नहीं, बस लॉन्ग मार्च होगा, जलसे होंगे, वज़ीर आज़म को जाना होगा। डायलॉग की बात जहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ कहा भी है कि 2 चीज़ों के अलावा, एक तो करप्शन वाला मामला, एनआरओ ना मांगे, करप्शन वाला मामला ना हो, तो बाकी चीज़ों पर बात हो सकती है। ये तो वज़ीर आज़म ने भी कल लचक दिखा दी है। तो क्यों फिर मौलाना साहब का स्टांस इतना सख्त है? स्टांस सख्त नहीं है, उस पर असूली है, इसको आप असूली कह सकते हैं। मसला ये कि एनफ इज़ एनफ। पूरा सियासी निज़ाम जब आपका हाईजैक हो जाता है और वो दूसरों के हाथ में आ जाता है और पपेट्स बैठे होते हैं और पपेट्स यूज़ होते हैं और अदारे उनको इशारों पे चलाते हैं, तो फिर एक दिन ऐसा आ जाता है जिसमें जो है ना वो पॉलिटिकल पार्टियाँ जो है ना वो ये कहने पे मजबूर हो जाती हैं कि बस करिए, अब बस बहुत हो गया। तो ये दिन जो है ना अब इस मुल्क में आ गया है कि ये पपेट्स वाला सिस्टम और ये कंट्रोल करना, डायरेक्ट आ जाना, इनडायरेक्ट कंट्रोल करना, ये बहुत ज़्यादा हो गया है अब। और इस हद तक ज़्यादा हो गया कि हर सीट के अगेंस्ट जो है ना वो इनके अपने लोग जो है ना वो उसमें लाइन में लगे होते हैं और उनमें से किसी को जिता रहे होते हैं, किसी को हरा रहे होते हैं और सबको इन्होंने जो है ना बच्चा दिया होता है, सबको गोली दी होती है कि जी आपको भी हम बना देंगे, दूसरे को कहते हैं हम आपको बना देंगे, फिर उसमें से 2-3 में अल्टीमेटली एक आध सेलेक्ट करके और उसको इलेक्ट करवा देते हैं। तो वो इलेक्ट नहीं होते, इनफैक्ट वो सिलेक्ट होते हैं, वो सिलेक्टेड लोग होते हैं। तो ये सिलेक्टेड वाला जो चक्कर है ना, इसको बस अब ख़त्म हो जाना चाहिए। अब लोग वाकई इलेक्टेड होने चाहिए, जो लोगों की विल है उसके मुताबिक लोग आने चाहिए, लोगों को
अपने नुमाइंदे चुनने का ख़ुद इख्तियार होना चाहिए। यहाँ ये इख्तियार जो है ना वो इलेक्शन कमीशन की कनाइमस के साथ जो है ना वो किसी और के पास है। और इलेक्शन कमीशन इसमें जो पिछला इलेक्शन कमीशन था उसमें बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल हुआ था और अवाम के खिलाफ इस्तेमाल हुआ था, पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ इस्तेमाल हुआ था। एक जिक्र भी कर दूं, मैं चाहूँगा इस पर आप भी कमेंट कीजिएगा, मैं नदीम साहब से भी इस पर ले लूँगा कमेंट। सर, बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन ने 2018 के इलेक्शन के बारे में जो कुछ कहा वो आप जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर 2018 में जब हम खुद इलेक्शन कवर कर रहे थे, हमने खुद देखा लोग बाहर निकले, वोट दिया, इमरान खान वॉज द पॉपुलर लीडर एट द टाइम। लेकिन ये बात भी आपकी दुरुस्त है कि महंगाई और दीगर मसाइल ने इस वक्त जो जन्म ले रखा है वो भी अपनी जगह, लेकिन इमरान खान 2018 में बहुत पॉपुलर लीडर थे। नहीं, उन्होंने अगर देखिए, अगर ये बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन अगर कोई आए होंगे किसी एक आध शहर में, 2, 4, 5, 10 शहरों में गए होंगे, जो सारा जो जुर्लू फिरा है, जो गपला हुआ है, वो गपला जो है वो इंटीरियर में ज़्यादा हुआ है। आप बलूचिस्तान को ले लीजिए, बलूचिस्तान के सारा मामला जो है ना, इलेक्शन से 4 दिन पहले पार्टी कायम की जाती है। पार्टी कौन कायम करता है ये सबको पता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कामरान साहब, इससे निकल के इसके अलावा कोई बड़े मसाइल जो अवामी मसाइल हैं उस पर बात होनी चाहिए या नहीं? जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से बड़े मसाइल हैं वो तो अवामी मसाइल है, उस पर बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? 2 मसले हैं ना, 2 मसले हैं। एक लेजिटिमेसी का मसला है और उसके साथ साथ जो है वो पैरेलल जो है वो अवाम के मसाइल हैं। दोनों मसलों का वक्त हल निकलना चाहिए। एक तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होनी चाहिए और फिर उसके साथ साथ जो है वो अवाम के मसाइल भी हल होने चाहिए। तो ये चूँकि लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, सिलेक्टेड है, इसने अवाम को जवाब नहीं देना, कहीं और से आई है, इसलिए जो ना अवामी मसाइल हल नहीं हो रहे। ये उसकी जो बैकबोन है, जो उसकी बुनियाद है, ठीक है। वो बुनियाद मैं इस पे और भी बात कर लेता हूँ, अभी हमारे पास टाइम है इस पे। मैं सर वापस आता हूँ आपके पास इसी सवाल के साथ। नदीम साहब, सर 2-3 चीज़ें। एक तो इस वक्त पेशावर में बैठे हुए हैं सीएम हाउस के सामने लोग धरना देकर अपोजिशन जमाते हैं। अच्छा, वहाँ भी यही कहा जा रहा है कि फ़ंड्स नहीं दिए जा रहे, फ़ंड्स मनपसंद लोगों को दिए जा रहे हैं, ये उन लोगों का कहना है। फिर जो आपके इत्तेहादी हैं काफ लीग, वो बहुत बार ये बात कह चुकी है कि फ़ंड्स मनपसंद लोगों को दिए जाते हैं। वज़ीर आज़म नहीं मिलते थे, वज़ीर आज़म मिलने चले गए, टाइमली चले गए, चूँकि एक मौका ऐसा था कि अब मामले की नज़ाकत को भी समझा। सर, फ़ंड्स की तकसीम भी एक मसला, दूसरी तरफ बल्दियाती मामला जिसको बेहतर करना था, अब वहाँ भी कोई उस तरफ तवज्जो नहीं। क्या सर मामला चलेगा फिर कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, फंड्स की तकसीम में हर हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, उसकी तरजीह ये होती है कि हमने उन एरियाज को पहले फोकस करना है जहां मसाइल ज्यादा हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का ये तुरा इम्तियाज रहेगा, हमने अपोजिशन से कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना। पाकिस्तान में कभी किसी अपोजिशन ने गवर्नमेंट के किसी भी काम की ना कभी तारीफ और तौसीफ की, ना कभी करनी। यहाँ एक माइंड सेट है कि हम जिस सेटअप में बैठे होते हैं, हमने अपने अपोनेंट के अच्छे काम को भी बुरा कहना होता है। क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिस्टम आज तक यही चलता रहा, 2 पार्टी सिस्टम था। और जेयूआई जैसी जमातें तो हमेशा, पिछले 35 साल में मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैंने हमेशा देखा कि जेयूआई पिछले 35 ईयर में फर्स्ट टाइम इक़्तिदार से बाहर है। वरना ये जनरल मुशर्रफ के भी इत्तेहादी थे, पीपल्स पार्टी के भी इत्तेहादी थे, पीएमएलएन के भी इत्तेहादी थे, तो इनकी बात तो क्या करनी। जहां तक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो हिस्ट्री इन्होंने लिखी है वो माजी में कभी नहीं रही। चौधरी परवेज लाई की जब गवर्नमेंट थी पंजाब में, और जैसे ही शहबाज शरीफ गवर्नमेंट में आए तो उन्होंने उन तमाम प्रोजेक्ट्स को रोक दिया, स्टॉप कर दिया। ये ऑन ग्राउंड है जो परवेज लाई दौर में शुरू हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन तमाम ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स को ना सिर्फ मुकम्मल किया, बल्कि बहुत सारी खतीर सरमाया था वो खर्च किया, ताकि ये प्रोजेक्ट्स, उनका बेनिफिट होना ना होना वो एक दूसरी बात है। उन प्रोजेक्ट्स का पब्लिक वेलफेयर के लिए करना या जाती नमूद नुमाइश के लिए करना। सर, मेट्रो मैं ऑरेंज लाइन को डिले किया गया, ऑरेंज लाइन को भी डिले किया गया, ऐसी बात नहीं है। डिलेयर तो हर गवर्नमेंट जाहिर है। देखिए, मेरी सुने, मैंने आपके दोनों पार्टिसिपेंट्स की बात और आपकी बात तवज्जो से सुनी है। आप मुझे भी टाइम जरूर दें सर। ले बिल्कुल लें आप टाइम। किसी शख्स का इख्तिलाफ राय करना होता है, वो डेमोक्रेसी का हिस्सा है। कोई भी शख्स एक बात पर इत्तेफाक नहीं करता, वहां जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती। बिल्कुल दुरुस्त। जमहूरियत में हमने ये देखना होता है बिल्कुल दुरुस्त, मेजॉरिटी किस तरफ है, वहां पर 100% चीजें। मैं एक रुकन असेंबली हूं, मैं अगर अपने हल्के में किसी तरक्याती मंसूबे के हवाले से कोई तजवीज एडमिनिस्ट्रेशन को देता हूं, अपनी गवर्नमेंट को देता हूं, तो वहां कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी राय होती है कि जिस मंसूबे को ऐसे नहीं ऐसे किया जाए।
तो ये तो कतई मुमकिन नहीं है कि एक बात पर 100 के 100% लोग इकट्ठे हो जाए। अब मैं एक अर्ज करूंगा, कैसर शेख साहब ने भी फरमाया और मुर्तजा साहब ने भी फरमाया कि जी ये हुकूमत ये बड़े मकबूल फिक्रे हैं कि जी ये सिलेक्टेड हैं, इलेक्टेड नहीं है। मैं समझता हूं आज तक कोई ऐसा इंतखाब जो अभी एग्जिस्टिंग जो हमारी पार्टीज हैं अपोजिशन की, ये इलेक्शन उन्होंने लूज किया हो, इन्होंने उस इलेक्शन को माना हो। जब पीपल्स पार्टी जीती थी तो पीएमएलएन उन पर डाकू होने का, इवन सिक्योरिटी के हवाले से इनके कंसर्न हुआ करते थे। ये कहते थे ये सिक्योरिटी थ्रेट है पाकिस्तान की। 2013 के इलेक्शन पर पीटीआई भी तो यही कहती थी। देखिए पीटीआई, अब आप देखिए, हमने बात करनी है लॉजिक पर, दलील पर। क्या 2013 में इलेक्शन कमीशन को कितनी इलेक्शन पिटीशंस फाइल हुई थी और 2018 के इलेक्शन में कितनी पिटीशंस फाइल हुई थी? मुझ जैसा पॉलिटिकल वर्कर बड़ा हैरान होता है कि महमूद खान अचकजई को इलेक्शन हराया, जेयूआई के कैंडिडेट थे। अब इनके कंटेनर पे वो जीतने वाला कैंडिडेट भी बराजमान है और महमूद खान अचकजई भी जलवा अफरोज है। अब आम आदमी बड़ा हैरान है, भाई किसने किसके खिलाफ धांधली की? बलूचिस्तान में जहां जेयूआई बेशतर सीटें हारी है तो उनके जो जीतने वाली कैंडिडेट्स है वो भी इनके उसी कंटेनर पर मौजूद है। तो ये एक ऐसा इत्तेहाद है जिसके अज़ाइम सिर्फ ये हैं कि किसी भी तरह ये इक़्तिदार में रहे। ये 35 साल के करीब मुख्तलिफ सूरतों में पाकिस्तान के इक़्तिदार पे बराजमान रहे। आज भी पीपल्स पार्टी मुस्तकिल 13 साल से सिंध में हुकूमत कर रही है। आप कराची के सिर्फ शाहराह फैसल को छोड़कर पूरे कराची का विजिट करें, सच की टीम को लें, आप जाकर देखें लोगों सर मैं ससी पलीजो प्रोग्राम में थी, नदीम साहब ससी पलीजो प्रोग्राम में थी, मैं उनसे बड़े वाज़ेह तौर पर बरमला हैदराबाद की भी बात कर चुका हूँ। हैदराबाद मेजर सिटी है, हैदराबाद की सूरत हाल पर मैं बात कर चुका हूँ, मैंने उसकी सड़कें देखी हुई हैं, वो टूट फूट का शिकार है। मैं बरमला इसका इजहार कर चुका हूँ, लेकिन हम पंजाब की बात किए बगैर भी नहीं रह सकते, वहाँ भी गवर्नेंस के मसाइल मौजूद हैं। एक ब्रेक लेता हूँ, मैं वापस आऊँगा तो तीनों हज़रात से ज़रा गवर्नेंस के मसाइल पर भी और जो अवामी मसाइल हैं उसकी हकीकी तौर पर क्या कोई तर्जुमानी हो भी रही है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से या नहीं, इस पर भी एक बात कर लेते हैं। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले ज़रा अवामी मसाइल की बात शुरू हो गई थी, मैं चाहूँगा ज़रा इस पर ही बात कर ले। कैसर साहब, सर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में रही, पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में रही, फेडरल में भी रही, सूबाई सतह पर भी रही। जो जिक्र नदीम कुरैशी साहब ने किया, नो डाउट हम सब ने देखा कि परवेज़ इलाही साहब के मंसूबे बहुत अच्छे, इसी तरह शहबाज शरीफ साहब ने भी काम किया, ऐसा नहीं कि काम कोई नहीं कर रहा था। लेकिन जहाँ पर मामलात आके रुकते हैं वहाँ पर एहतसाब और फिर जो एक अकाउंटेबिलिटी फेयर ट्रायल की बात हो रही होती है, वहाँ पर एक अजीब सी रुकावट शुरू हो जाती है। क्या गवर्नमेंट को 5 साल देना, गवर्नमेंट को 5 साल पूरे करना कोई इसका हक नहीं है किसी को? मियां नवाज शरीफ तो ख़ुद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में उनके अगेंस्ट कोट पहनकर चले गए थे, सबको पता है ये बात, जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाला मामला था। तो 5 साल पूरे करने देना, क्यों ये बात गलत है? अरसलान, बिल्कुल 5 साल पूरे होने चाहिए। मैं जो बात करूँगा ना सिर्फ अवामी मसाइल पे करूँगा। हमारे मुल्क में ये नहीं, हम अक्सर डिस्कस आपके टीवी शो पे क्या होता है, फलां पार्टी ने ठीक किया, जो पार्टी जो जिसका नुमाइंदा होता है वो अपनी बात करता है। हमें तो देखना है कि लोगों का काम किया, हमारा मुल्क कहाँ रह गया। हम 40 साल पहले इंडिया से 4 गुना इंडिया था, हमारी उसकी इकानमी, मईशत उसकी 4 गुना थी, आज वो 10 गुना हो गई है। हमारी इकानमी हमने छोड़ी 320 अरब डॉलर का केक, वो 280 अरब डॉलर हो गया। इंडिया 2700 अरब डॉलर हो गया, 2700 अरब डॉलर, 9.5 गुना इंडिया हो गया हमसे। अच्छा, बात ये हो रही है जब आपके पास फंड ही नहीं होंगे, रेवेन्यू वसूल नहीं हो रहा, डायरेक्ट टैक्स है नहीं, सारा इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि लोगों पे पड़ता है। सर एफबीआर ने, कैसर साहब एफबीआर ने 4.4% ज़्यादा रेवेन्यू जो उनकी कलेक्शन हुई है वो इस एक मंथ की जो मैं बता रहा हूँ, हर मंथ का वो अहदाफ सेट करते हैं, वो 4.4% ज़्यादा हुई है। मैं 50 साल से एफबीआर को देख रहा हूँ।
मैं आप सही कह रहे हैं 4.4 हुई है, लेकिन हमारे दौर में 15% होती रही और वो भी कम थी। ये जब तक हम 20% हर साल बढ़ाएंगे नहीं, हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। मैंने तो आपको कहा, बाकी छोड़ दें, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो ज़रा समझें। अगर फ़ौज के साथ इनका एक ही पेज पे है, भाई फ़ौज के खर्चे हम हमारे वक्त में हम ज़्यादा दे रहे थे। अब मैं एग्जैक्ट बजट आपको एग्जैक्ट खर्चा बता रहा हूँ 2018, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको करना चाह रहा हूँ। फ़ौज तो इनके साथ है ना, ये कहते हैं। हमारे वक्त में हमने 11.5 बिलियन डॉलर फ़ौज को दिए, ये एग्जैक्ट फिगर है, मैं एग्जैक्ट फिगर आपको बता रहा हूँ। और इंडिया के 66.2 बिलियन थे, यानी इंडिया 5.6 गुना था। आज एक साल बाद हमारे 11.5 से कम होके ये दे रहे हैं 10.2 डिफेंस पे, और इंडिया बढ़ गया है 66 से 71 हो गया, यानी इंडिया 5.6 गुना था तो 7 गुना हो गया। तो फौज को ये कितना अर्सा खामोश रखेंगे? इस साल तो फौज ने कुर्बानी दे दी। अब जब वजह क्या है, क्योंकि ये नाअहल हुकूमत है, इनके पास हम कहते रहे कि चार्टर ऑफ इकानमी कर ले, इनको पिछली बात का पता ही नहीं है। ये कहते थे 4000 अरब से हम 8000 अरब कर लेंगे। जब आमदनी हासिल होगी, इस वक्त पाकिस्तान का जो बजट का खसारा है वो पाकिस्तान की तारीख के हाईएस्ट में है। 4000 अरब रुपए खसारा हो जाएगा। ये बताएं, अभी दो टेन्योर मैं दो टेन्योर तो मुझे मैं सिर्फ आपसे जवाब लेना चाहूँगा। एक पीपल्स पार्टी का आप लोगों के प्लेटफॉर्म के साथ हैं पीडीएम के, और नून लीग और जेयूआई चले। नून लीग और पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में रहे फेडरल में भी, और सूबाई जैसा कि मैंने कहा। पीआईए और स्टील मिल, इन दोनों का मसला जूं का तू रहा। मैं नदीम साहब से भी पूछूंगा कि असद उमर साहब ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, अभी तक उसका वो मैं अलग, लेकिन आप लोग कम से कम अपने दौर का जो बात होती है वो तो फिर जाहिर है दुनिया देख रही है, हम भी देख रहे हैं। हम भी जब प्रोग्राम कर रहे होते हैं, सारी चीज़ों से गुजर कर यहाँ तक आते हैं तो सारा कुछ देख कर आते हैं। जी नहीं, तो देखिए ना, ये तो फिगर्स है ना, मैं ये इनके फिगर्स में कोई गलती नहीं होती। हमारे वक्त में 5.8% हम तरक्की छोड़ के गए, जो पहले साल 1.9 रह गई और अभी नेगेटिव हो गई। इस बार 1952 के बाद पाकिस्तान पिछले 68 साल में पहली बार नेगेटिव हुआ है। अब बताइए, इंडिया तो इस वक्त भी 5.2 से तरक्की कर रहा है, अफ़गानिस्तान 2% से तरक्की कर रहा है। अफ़गानिस्तान के से हमारी करेंसी कम हो गई है। पूरे रीजन में जो सार्क कंट्रीज है ना, 8 मुल्क है, 8 मुल्क में सबसे कम हमारी करेंसी हो गई है, सबसे कम तरक्की हमारी हो रही है। मैं ये कहते हैं हम तरक्की कर रहे हैं, भाई ये तरक्की कर रहे हैं तो किसको दे रहे हैं? ना डेवलपमेंट पे खर्च हो रहा है और खसारा ही खसारा। और इन्होंने कहा था हम अखराजात कम करेंगे, नॉन डेवलपमेंट, वो अखराजात बढ़ा दिए। ये इस वक्त आप भी जो कंपेयर करते हैं, मैं तो आपको क्लियर बता रहा हूँ कि हमारे वक्त हर साल 15% रेवेन्यू बढ़ रहा था, और लेकिन वो कम था। मैं कहता हूँ कि कम से कम 20% बढ़ना चाहिए था, तब तो हमारा पूरा होगा, क्योंकि हमारे अखराजात बहुत बढ़ रहे हैं और हम हर वक्त नोट छापते हैं और गरीब आदमी को महंगाई करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स लगा के आप गरीब का ही सत्यानाश कर रहे हैं। अमीर आदमी तो इस वक्त भी खुश है, उसमें टैक्स ही नहीं लग रहा। मैं खुद उसको रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का सदर रहा और वहाँ का लोगों से मैं राब्ते में हूँ। तो हालात ये हैं कि बड़ा बिजनेस तो इस वक्त चल रहा है, लेकिन वो चंद हजार या चंद लाख, मैं जरा बिल्कुल ठीक है, मैं महंगाई पे बात करूंगा। 20 करोड़ बंदा 20 करोड़ बंदा इस वक्त बुरे हालात हैं, उसके बहुत बुरे हालात। भी कर लूंगा। यही अवामी मसाइल हैं जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। महंगाई भी 8% से ज़ायद है, बिल्कुल ठीक है। टैक्सेशन भी है, 10,000 अरब से ज़ायद का कर्ज भी ले लिया है इस गवर्नमेंट ने। इन सब चीज़ों पर मैं बात करूँगा। कामरान साहब ये बताएं, आप चूँकि कानून से भी आपका ताल्लुक है, अगर इस्तीफ़े आ जाते हैं तो आप लोग इस्तीफ़ों का ऑप्शन क्यों सामने रखा है? क्या कोई बहरानी कैफियत पैदा होगी इससे सियासी तौर पर? कोई ज़रा मुझे इसका एस्पेक्ट बताइएगा कानून के हवाले से। देखिए, उसमें ऐसा है कि इस्तीफ़े अगर आ जाते हैं तो ये इज्तिमाई इस्तीफ़ों का कोई कॉन्सेप्ट जो है ना दस्तूर में तो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। इंडिविजुअली जो है ना वो रेजिग्नेशन की बात है कि वो अपने हाथ से इस्तीफ़ा लिख के जो है वो भिजवा सकते हैं, मगर जब इज्तिमाई इस्तीफ़े आ जाते हैं तो ज़ाहिर है वो चूँकि इंडिविजुअल्स पे मुश्तमिल इज्तिमा होगा तो वो फिर उसमें उनको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। कि यहाँ पे उन इस्तीफ़ों को रिजेक्ट करने का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हालांकि उसको डिले किया गया था और अल्टीमेटली रिटर्न किए गए थे इस्तीफ़े जब पीटीआई ने इस्तीफ़े दिए थे 30-40 सीटों पे। तो जब यहाँ पे 130 प्लस सीटों पे आ जाएगा, इस्तीफ़ा आ जाएगा, तो कानून गो के उसमें ये कहता है कि किसी एक सीट पे अगर कोई बाई इलेक्शन करवाना पड़ जाए तो बाई इलेक्शन करवा दिए जाएंगे, मगर 130 पे जो है ना वो ना तो कैपेसिटी जो है ना इतनी होगी कि 130 पे जो है ना इलेक्शन हो सके, बाई इलेक्शन हो सके, ना ही जो है ना वो वैसे फीजेबल। अच्छा ये बताएं कामरान साहब, अगर हो जाता है ज़िमनी इंतखाब, अगर हो जाता है, करवा देती है गवर्नमेंट,
इमरान खान साहब ने तो वाजे कहा मैं फौरन करवा दूंगा, करवा देते हैं। फर्ज करें कि मैं एक सिचुएशन, कामरान साहब एक सिचुएशन जानता हूं, फर्ज करें करवा देते तो क्या कॉन्टेस्ट करेंगे उस इलेक्शन के अंदर पीडीएम के प्लेटफॉर्म की दुरुस्तगी कर दूं, पहले एक दुरुस्तगी कर दूं कि ये गवर्नमेंट का जॉब नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का जॉब है। जाहिर है, बिल्कुल ठीक है जी हाँ, तो वो गवर्नमेंट नहीं है, वो एक दस्तूरी अदारा है अलग, तो वो उनकी कैपेसिटी नहीं है। वो ये फिर जो ना 130 सीटों पे कम से कम जो ना इलेक्शन करवाना, और अगर इसके साथ सूबे भी शामिल हो गए तो फिर ये 200-250 सीटों पे इलेक्शन करवाना, ये जनरल इलेक्शन की बात है। ना उनके पास फंड होंगे और ना उनकी ये कैपेसिटी होगी, तो ये इलेक्शन मुमकिन नहीं। सर फर्ज करें ऐसा होता है तो क्या कंटेस्ट करेंगे पीडीएम के प्लेटफॉर्म से? सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ। जी नहीं, इस रजीम में जो है ना, वो किसी इस रजीम में और इसके पीछे बैठे हुए लोगों की उसमें इस सिनेरियो में कतन कंटेस्ट नहीं करेंगे। नदीम साहब सर, क्योंकि वही सिलेक्टर है, वही सिलेक्टीज हैं। नदीम साहब फिर उसके बाद जो है ना इन्होंने वही हरकत करनी है। नदीम साहब, मैंने बड़ा वाज़ेह पूछा है कामरान साहब से, फिर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ये जमाते कैसर साहब का ताल्लुक नून से है, कामरान साहब का ताल्लुक JUI से है। फ़र्ज़ करें ऐसा हो जाता है जैसा वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़ौरी तौर पर इस्तीफ़े दे देती है तो नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब करवा दूंगा, मतलब ज़ाहिर है कि फिर वो इलेक्शन कमीशन को ही करवाना है। लेकिन सर क्या इतने बड़े मसले में जाने से बेहतर नहीं है कि कोई डायलॉग की पोजीशन बना लें? नदीम साहब देखिए अरसलान, मैं समझता हूं डायलॉग तो किसी भी सूरत में खत्म नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान जिन हालात में है और जिन हालात में माजी में रहा है, हमने तो चूंकि हमें एक अजली दुश्मन अपने सरहदों के साथ एक ऐसा पड़ोसी की सूरत में मिला कि जिसने हमेशा यहाँ सिस्टम को सबूताज करने के लिए अपनी साजिशें जारी रखी। मैं तो कभी भी नहीं समझता कि डायलॉग क्लोज होना चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ मैं अब ये बड़ा शानदार प्रोग्राम चल रहा है, दोनों पार्टिसिपेंट्स बड़े सीनियर्स हैं और बड़ी अपने अपने तौर पे अपने दलाइल दे रहे हैं, तो मैं भी इसको उस पॉलिटिकल अंदाज में बात नहीं करना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज में जो लीडरशिप है उनके साथ जो सेकंड क्लास लीडरशिप है, जो इस प्राइवेट फैमिली लिमिटेड पार्टीज कल्चर को एक्चुअल में आगे बढ़ा रही होती है, चूंकि लीडरशिप तो एंजॉय कर रही होती है। मैंने जो देखा मियां नवाज शरीफ साहब पे जब बुरा वक्त आया, उन्होंने अपनी पूरी पार्टी को यहां छोड़ा, वो मूव कर गए यहां से। अगर ये किसी भी महज़िब डेमोक्रेटिक माशरे में ये हुआ होता तो वो पॉलिटिकल पार्टी क्लोज हो जाती। नदीम साहब मैं एक चीज़, मुझे इसमें एक चीज़ ऐड करने देंगे सर, फिर इसका जवाब भी दीजिएगा। पॉलिटिकल लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी पीछे ही बैठे हैं। अब्दुल रज़ाक दाऊद कौन सी सीट जीत कर आए हैं मुझे बताएं, शहबाज गिल कौन सी सीट जीत कर आए हैं, फिर जुल्फी बुखारी साहब कौन सी सीट जीत कर आए हैं मुझे बता दें, और फिर सारे लोग अदीब करीब बैठे हैं ना। देखिए अरसलान साहब, मैं तो आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा। पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर में ये 300-400 खानदान ऐसे हैं, इनके पास ऐसी रॉकेट साइंस है, ये हर इक़्तिदार की पार्टी का हिस्सा होते हैं। मैं तो मुझे ये बात करने में कोई आर नहीं है, ये यहाँ का पॉलिटिकल कल्चर है। ये चंद खानदान इस तरह के हैं जिन्होंने सारे सिस्टम को हाईजैक किया हुआ है। मैं जब पिछली 8 कैबिनेट्स को देखता हूं तो 15 से 20 फैमिलीज उस कैबिनेट, हर कैबिनेट का पार्ट है। लेकिन ये हमने इससे आगे बढ़ना है। आपने डायलॉग की बात की, मैं समझता हूं तहरीक इंसाफ ने जो सबसे बड़ा काम किया, अगर कुछ पुराने लोग साथ मौजूद हैं, बहुत सारी नई एंट्रीज भी हुई। आपने पंजाब में देखा उस्मान बुज़दार की सूरत में, एक पंजाब के बिल्कुल पसमानदा इलाके से फर्स्ट टाइम इलेक्टेड शख्स चीफ एग्जीक्यूटिव बना सूबे का। बहुत सारी तनकीद हुई, बेजा तनकीद भी हुई, मैं उनकी टीम का पार्ट हूं, लेकिन उस शख्स ने तमाम तनकीद के बावजूद सर मैं अग्री करता हूं, बहुत अच्छा स्टेप था, बहुत अच्छा स्टेप था, लेकिन सर डिलीवरेंस उससे आगे का स्टेप है ना सर। पंजाब में जो सूरत हाल है पाकिस्तान के दीगर सूबों की निस्बत बहुत बेहतर है। वो डेवलपमेंट हो, वो एग्रीकल्चर हो, वो एजुकेशन हो, गंदम की प्रोक्योरमेंट नहीं हो सकी राइट टाइम पर, गंदम की प्रोक्योरमेंट के मसाइल रहे, आपको पता है कहाँ से कैसे रहे। फिर इस वक्त सड़कों की टूट फूट के मसाइल हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बड़ी तेज़ी से चलने चाहिए थे, वो नहीं चल रहे, आपको भी पता है। फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने है, पुलिस कितने केसेस पुलिस के आपको पता है कि हो चुके हैं क्या अब तक, मतलब मैं काफ़ी सारी चीज़ें इधर जिस पे कह सकते हैं डिलीवरेंस उससे अगला स्टेप है सर। मैं अच्छा नदीम साहब आपके पास आता हूँ, मैं कामरान साहब, सर कामरान साहब अगर डायलॉग के लिए ओपन है जैसे नदीम साहब कह रहे हैं,
तो वाई नॉट डायलॉग? क्यों आवाम को इस मुश्किल में डालना है कि एक बहरानी कैफियत में जाएँ? पाकिस्तान मुतामिल भी नहीं है, इकॉनमिकली भी नहीं है, पैसे भी हम अपने ज़ाया करें, इलेक्शन पर एक इलेक्शन हो चुका हुआ है, तो क्यों इस मुश्किल में डालना है? क्यों नहीं डायलॉग पे बैठ के कोई चीज़ डिस्कस करके किसी एक प्लेटफॉर्म, कोई एक मैकेनिज्म बना लिया जाए? कामरान साहब, नहीं, उस डायलॉग का, जिस डायलॉग की आप तजवीज़ दे रहे हैं, क्या उस डायलॉग का सब्जेक्ट जो है 2018 वाला इलेक्शन होगा, उसकी धांधली होगी, उसमें सिलेक्टर्स का किरदार होगा? दो तीन चीज़ें तो एक्सेप्ट करें ना कि 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई थी, सिलेक्टर्स का किरदार था, उससे पहले भी था, मगर यहाँ पे बहुत बढ़ गया था। उसके बाद शायद मुमकिन है, मेरे ज़ाती ख्याल के मुताबिक मुमकिन है कि उसके बाद बात हो सकती है, मगर पहले ये बात होगी कि 2018 का इलेक्शन रिग्ड था। रिग्ड होने के साथ साथ जो है ना, इसमें जो सिलेक्टर्स का किरदार था, कम से कम आइंदा के लिए कमिटमेंट कि आइंदा के लिए ये किरदार ख़त्म हो जाएगा, फेयर और फ्री इलेक्शन होंगे और लोगों के असल नुमाइंदे जो है ना वो आएंगे। अच्छा, तो फिर उसके बाद यकीनन इस बात पे मेरा ख्याल है बातचीत हो सकती है। कामरान साहब, ब्रेक से वापस आता हूँ, फिर आपसे ही एक सवाल करूंगा, फिर मैं ज़रा कैसर साहब और नदीम साहब के पास भी जाऊँगा कि इस वक्त आवाम के लिए जो महंगाई एक बड़ा मसला बनी हुई है, रोज़गार एक बड़ा मसला है, कोविड एक तीसरा मसला है, क्या इन तीनों का कोई हल है? अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं, कोई और जीत भी जाता है, कोई हल है, कोई मैकेनिज्म है? या फिर जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबलीज़ में बात करती थी 46 रुपये का पेट्रोल और बाकी चीज़ें कम करने की, और फिर जब आए तो खुद जाहिर है कि होश के नाखून लिए तो समझ आया कि ये तो बहुत मुश्किल काम है। वापस आते हैं ब्रेक से, तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। हमारे साथ कैसर अहमद शेख साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, कामरान मुर्तज़ा साहब JUIF से, नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। कामरान साहब, मैंने कहा था वापस आऊँगा तो आपसे पूछूंगा, सर कोई हल है, कोई बेहतरी का हल है? कैसे होगी बेहतरी को मुझे सिर्फ ये आपसे जानना चाह रहा हूँ, कोई तरीकाकार है हमारे पास कि हम आवाम की बेहतरी के लिए कोई काम भी कर लें? वो गवर्नमेंट जो एक्चुअली पब्लिक को जवाब दे हो, वो इन सब चीज़ों के हवाले से कॉन्शियस होती है, उसकी गवर्नेंस बेहतर होती है। ये पब्लिक को चूँकि जवाबदेह नहीं है, इसलिए हर चीज़ जो है ना 1 से 3 पे पहुंच गई है। 3 गुना जो है ना वो मामलात इन्होंने बढ़ा दिए हैं, और उसके बाद जो है ना वो जो कुछ जिस तरह से पाकिस्तान चल रहा था, अगर उसी रफ्तार से चलता तो अभी मेरा ख्याल है कि इस वक्त बहुत बेहतरी हो गई होती। मगर ये 2-2.5 साल इन्होंने जो गुजारे हैं, और 1 साल जो है ना वो नून का आखिरी साल था जिसमें ये उसको ख़राब करने में लगे हुए थे और तबाह करने में लगे हुए थे, मुल्क को भी और पार्टी को भी। उससे पहले भी 3 साढ़े 3 साल का वो कर लीजिए, 3 साल ज़्यादा कोई ऐसा काम नहीं हुआ कामरान साहब। वो उससे पहले भी उनके डिफेंस में लगे हुए थे, सब चीज़ें वहीं रुक गई थी, सिर्फ पनामा की वजह से फंस के रह गए थे, जबकि वज़ीर आज़म मौजूद थे, चाहे वो मियां नवाज शरीफ की शक्ल में ना भी हों, तो काम तो कर लेना चाहिए था। मैं आपके पास आता हूँ सर। वो डिफेंसिव हुए थे, वो अपने को बचाने के चक्कर में पड़े हुए थे। वो उसके बाद जो उनके पास PM आया तो वो उसको सारे के सारे जो है ना, तो वो तबाही फेर दी ना इन्होंने। जो तबाही फेर गई उसके बाद जो ना, फिर उसके बाद नए सिरे से अभी तक जो ना मामला ठीक नहीं हो पाया। सर अकाउंटेबिलिटी बहरहाल एक प्रोसीजर है और ये पूरी दुनिया में होता है, होनी चाहिए। मगर एक बात का जवाब, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, एक सवाल का मेरा जवाब दे दीजिए कि जिस मैनर में अकाउंटेबिलिटी हुई है इस वक्त पनामा में, क्या उसमें पूरे मुल्क में 73 साल की तारीख में कभी अकाउंटेबिलिटी हुई थी? अच्छा चलिए, मैं इस पे बात कर लेता हूँ सर, मैं इस पे बात कर लेता हूँ। नदीम साहब भी मौजूद हैं। अगर नवाज शरीफ के साथ किसी मुख्तलिफ अंदाज में अकाउंटेबिलिटी होनी थी तो फिर इसके बाकी जितने भी लोग हैं जिन पे इस तरह के केसेस हैं उनकी भी उसी तरह से सर हो रही है। मैं देख रहा हूँ नैब वज़ीर आला तक को, सर वज़ीर आला पंजाब तक को बुला लिया था नैब ने। मैं अच्छा कैसर साहब सर मैं ज़रा गवर्नेंस पे बात कर लेता हूँ। मसाइल तो हैं ना सर गवर्नेंस के, आप लोगों के टेन्योर में भी रहे। अच्छा जी, अभी जो मसाइल हैं वो तो मैं अभी नदीम साहब से खुद बात कर चुका है इस पर, वो अपनी जवाब दें हैं, लेकिन आप लोग तो आवाम को अपनी चीज़ का भी जवाब दें। चलें इससे ज़रा आगे बढ़ जाते हैं। सर ये बताएं कि क्या आप और जब पीपल्स पार्टी साथ थे तो क्या नैब के कवानीन में तरमीम नहीं कर लेनी चाहिए थी? वहाँ पर तो मियाँ नवाज शरीफ ने कोई लचक नहीं दिखाई। जी आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ जब तक ये नेशनल डायलॉग नहीं होगा ना,
कई खराबियां हुई हमारे सिस्टम में, जिसकी वजह से एक दूसरे की टांग खींची गई और कहीं भी रिज़ल्ट नहीं निकले। अब मसलन नेशनलाइजेशन की पॉलिसी थी, उसको जब प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी बनी तो हमने बार बार कहा कि भाई ये स्टील मिल और PIA और रेलवे रिज़ल्ट नहीं दे रहे, इसको प्राइवेटाइज करें या कोई ऐसा चीज़ करें, इसका हल निकालें। लेकिन उस वक्त मेरे साथ फाइनेंस कमेटी का मैं चेयरमैन था, असद उमर भी मेरे साथ थे, तो वो कहते थे नहीं जी हम तो इसका कंट्रोल करके ऐसा बेहतरीन हल निकालेंगे कि आप देखेंगे कि किस तरह तरक्की करता है। अब इनको क्योंकि अंदाज़ा नहीं था, ये मैच्योर नहीं थे, और अब इनको अंदाज़ा हुआ है, जब अंदर उतरे हैं ना तो पता लगा है मामलात क्या है। देखिए मैं आपको बताऊं, जब तक हम बैठेंगे नहीं मुज़ाकरात के बगैर, इवन इंडिया और पाकिस्तान की 2 जंगें हुई 1965 में और 1971 में, हम 2 दुश्मन मुल्क, आखिर में क्या हुआ, बैठना पड़ा ना आपको। जंग के बाद क्या हुआ, बैठना पड़ा ना अमेरिका को भी अफगानिस्तान के साथ बैठना पड़ा, अमेरिका को तालिबान के साथ बैठना पड़ा, डायलॉग करने पड़े। तो हम आपस में एक ही मुल्क के लोग हैं, सब हमारे यहाँ। चले मैं आप तीनों हज़रात का मुल्क का सिंसियर है, 2-3 हम बैठना क्यों नहीं चाहते, हम बैठेंगे नहीं तो मुल्क हमारा जा रहा है, मुल्क तकलीफ में है, हम लोग परेशान हैं, लोगों नदीम साहब सर क्या हमारे ज़हन में नहीं है। क्या सियासी क़यादत को मुनासिब बात करेगी या फिर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, शेख रशीद साहब, फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, शहबाज गिल साहब, शहजाद अकबर साहब, जिस तरह के बयानात आ रहे हैं वो तो कोई सीधे सीधे तो है नहीं, वो भी तसादुम की तरफ हैं। शिबली फराज साहब ने थोड़ी फिर भी मुतामिल बात की या बीच की। देखिए अरसलान साहब, मैं समझता हूँ हुकूमती तर्जुमान जो होते हैं उन्होंने ना सिर्फ हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह करना होता है, अपने ऊपर लगने वाले झूठे मनगढ़ंत इल्जामात की भी सफाई देनी होती है। सर क्या महंगाई झूठा इल्जाम है? मेरी सुनिए ना, मुझे ये बात कहने में कोई हार नहीं है। अभी कामरान मुर्तज़ा साहब बार बार फरमा रहे हैं जी सिलेक्टेड है जी, जिन्होंने इनको सिलेक्ट किया, मैं बड़ा हैरान होता हूँ भाई, पाकिस्तान में जमहूरियत को आप लोग परखने कब देते हैं? जब किसी ताला आजमा ने यहाँ कोई ताला आजमी की, आप उसके साथ बैठे होते हैं। अकरम दुरानी किसके वज़ीर आला थे? जनरल मुशर्रफ के थे। नवाज शरीफ साहब को कौन लेकर आया? जनरल जलानी लेकर आए। किसने ब्लैक पट्टियां हाथ पर बांधकर ओथ लिया जनरल मुशर्रफ से? पीपल्स पार्टी और PMLN ने। कमाल करते हैं आप, मतलब जिस जगह पर आपके अपने मफादात पूरे हों तो आप बड़े होली कौस बन जाते हैं। सर आखिरी टाइम पे तो PTI और सर आखिरी टाइम में PTI में नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग छोड़ कर आ गए, और फिर वो टॉप पर भी वही बैठे, फवाद चौधरी साहब, फिरदौस आशिक अवान साहिबा। अभी इन्होंने कहा जी 2018 के इलेक्शन बड़े कंट्रोवर्शियल थे। आप 2018 की जो इलेक्शन अभी फरमाते हैं कामरान साहब कि जी इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा बिल्कुल है, तो आप बताएं आपने 2018 के इलेक्शन में जो सीट्स लूज हुई उनमें इलेक्शन पिटीशन कितनी फाइल हुई और 2013 में कितनी हुई? क्या जवाब है इस बात का कि जिस शख्स ने महमूद अचकज़ई को इलेक्शन हराया वो उसी कंटेनर में खड़ा होकर चले 1 मिनट दे, मैं आपके पास वापस आता हूँ। कामरान साहब मुझे एक छोटा सा आपसे भी सवाल है, वो ये बता दें कि क्यों नहीं रिफॉर्म्स की गई, फिर इलेक्शन कमीशन के हवाले से क्यों रिफॉर्म्स नहीं हुई, नैब के हवाले से क्यों रिफॉर्म्स नहीं हुई? दोनों साथ थे, मौलाना साहब भी इनके साथ थे। RTS कैसे बैठा था और RTS बिठाने वालों को किस तरह से अकोमोडेट किया गया, इलेक्शन सिस्टम पे रिफॉर्म्स चाहते हैं उसको? हाँ, रिफॉर्म्स की बात करनी है। रिफॉर्म्स जो है ना वो प्रपोजल जो है ना वो उसमें तैयार है, जिस वक्त जो है ना इलेक्शन की बात आएगी वो प्रपोजल टेबल कर दिए जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसर अहमद शेख साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, कामरान मुर्तज़ा साहब JUI फेस से हमारे साथ मौजूद थे, नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।